प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज की घटनाक्रम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी चीजें आज घटित हुई हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि प्लीज तेजी से क्लास को शेयर कर दीजिए, अपने परिवार, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, ताकि महत्वपूर्ण विषय में सभी लोग जुड़ सकें। आइए पहले घटनाक्रम की तरफ चलते हैं। आज के दिन 6 दिसंबर को इतिहास में क्या घटित हुआ है, इसको देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 6 दिसंबर 1907 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित डकैती की पहली घटना चिंगरी पोटा रेलवे स्टेशन पर हुई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित डकैती की पहली घटना चिंगरी पोटा रेलवे स्टेशन पर हुई। 1958 में इटली में विश्व की सबसे लंबी और अत्यंत महत्वपूर्ण सुरंग बनाने का काम आरंभ हुआ। इटली में 1992 में भारत के अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का विवादास्पद ढांचा गिरा दिया गया। इसके साथ ही भारत के अनेक हिस्सों में दंगे भड़के। ये आपने देखा है, कारसेवकों के द्वारा बाबरी मस्जिद का जो विवादास्पद ढांचा था उसे गिराया गया था और काफी दंगा हुआ था। तत्काल उस समय जो है समाजवादी की सरकार थी और बहुत बवाल हुआ था उसमें। 1917 में 6 दिसंबर को फिनलैंड ने रूस से स्वतंत्रता की घोषणा की। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के दिन की ऐतिहासिक घटनाएं ये थी आपके सामने। आइए महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ देखते हैं क्या हुआ है। पहली घटना है, विश्व बैंक ने भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि 2050 तक भारत की अधिकतम बिजली की मांग स्पेस कूलिंग से आने की उम्मीद है। 2040 तक भारत में स्पेस कूलिंग में बाजार की क्षमता और निवेश के अवसर लगभग $1.5 ट्रिलियन का होगा। 2037 तक कूलिंग की मांग मौजूदा स्तर से 8 गुना ज्यादा हो जाएगी। इससे हर 15 सेकेंड में एक नए एयर कंडीशनर की मांग बढ़ेगी और यह अगले 2 दशकों में वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 435% की वृद्धि कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या बात कही जा रही है, ये वास्तविकता में शीतलन के संबंध में है, यानी कूलिंग के संबंध में है। शीतलन कूलिंग की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि कूलिंग की मांग मौजूदा स्तर से 8 गुना ज्यादा हो जाएगी, यानी 2037 तक ही ये पोजीशन आ जाएगी और इससे हर 15 सेकेंड में एवरी 15 सेकेंड एक नए एयर कंडीशन की मांग बढ़ेगी। एक नए एयर कंडीशन की मांग बढ़ेगी जो अगले 2 दशकों में वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन का 435% तक वृद्धि कर सकता है। अब ये प्रश्न यहां से बन रहे हैं, एक्चुअली पूरा मैटर क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के है कि हुआ क्या था कि क्योटो प्रोटोकॉल, आपने देखा होगा क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का मामला है, जहां पर 2 अनुसूचियां बनी थी, एक अनुसूची वन और एक दूसरी अनुसूची 2। अनुसूची 1 जो है विकसित राष्ट्रों के लिए थी, विकसित राष्ट्र, और अनुसूची 2 थी विकासशील राष्ट्रों के लिए, विकासशील राष्ट्र। तो भारत एक विकासशील राष्ट्र है, चाइना भी इसी कंडीशन में आता है। तो ये पहली अनुसूची थी, इसे कहा गया था कि ये बाध्यकारी है, बाध्यकारी। और इस बाध्यकारी में क्या कहा गया था कि जो विकसित राष्ट्र है उन्हें 5.2% की दर से कटौती करना होगी और 1990 के स्तर पर लाना होगा। गौर से इस बात को समझिएगा, कहा गया था कि जो विकसित राष्ट्र हैं, जैसे जो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, इन्हें अपने कार्बन उत्सर्जन में
कार्बन उत्सर्जन में 5.2% की दर से कटौती करना होगी और 1990 के स्तर पर लाना होगा। ये विकसित राष्ट्रों के ऊपर एक बाध्यकारी प्रभाव रखा गया था अनुसूची 1 में। ऐसी कोई बाध्यता अनुसूची 2 में विकसित राष्ट्रों के लिए नहीं थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसा वाइडनिंग इफेक्ट नहीं था। अब क्या हो रहा है, चूंकि भारत भी और चीन भी और ऐसे तमाम देश विकास की गति में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, समस्याएं बढ़ने जा रही हैं, हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं, गर्मी का स्तर भी बढ़ रहा है, तो हम अपने आवश्यकताओं के अनुसार एसी वगैरह को लगाते हैं। एसी का जो नुकसान होता है वो क्या है, यहाँ सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसकी वजह से कार्बन की मात्रा हमारे अंतरिक्ष में बढ़ रही है। अब ये पृथ्वी के चारों तरफ जो है कार्बन बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से ये सभी जो अनुमान आपके सामने आ रहे हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ जब कार्बन बढ़ जाएगा तो इसका तापमान ऑलरेडी बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो बढ़ने के बाद यहाँ सब चीजें जो है बदल जाएंगी और उसके प्रभाव तमाम तरह से निकल करके आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो ये खबर दी जा रही है इसका उद्देश्य है कि हमारे यहाँ एसी की मांग बढ़ने जा रही है, हमारे यहाँ चीजें बदलने जा रही हैं, तो लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर का होगा। ये क्या कहा जा रहा है कि 2040 तक भारत में स्पेस कूलिंग में बाजार की क्षमता और निवेश के अवसर इतने डॉलर के होंगे। तो ये आने वाले समय में एक अनुमान है जो अधिकतम बिजली की मांग के बारे में बताता है कि 2050 तक भारत की अधिकतम बिजली की मांग क्या होगी, कैसे होगी। तो कुछ बिंदुओं को मैंने बताने का प्रयास किया है, ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आइए, बीआईएस मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने बीएससी बीआईएस मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने क्या किया है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिची के साथ समझौता किया है, ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल विज्ञान और विभिन्न विषयों के क्षेत्र में शिक्षण और अनुसंधान एवं विकास में उत्कृष्टता और नेतृत्व को बढ़ावा देगी। जो ये पहल है ये किस लिए है, विज्ञान और विभिन्न विषयों के क्षेत्र में शिक्षण, एजुकेशन, अनुसंधान, रिसर्च और विकास में उत्कृष्टता को और नेतृत्व को बढ़ावा देगी। यह अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के माध्यम से मानक निर्माण गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। तो एक ये स्थापना की बात की गई है कि बीआईएस मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है, वो विज्ञान की चीजों को बढ़ावा देना है, शिक्षण को बढ़ावा देना है, अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इस सब कार्यों के लिए इसकी स्थापना के लिए हस्ताक्षर हुए हैं समझौते पत्र पर, तो इसको ध्यान रखिएगा। आइए अगली खबर की तरफ हम लोग चल रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि चीजें आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर हमारी बातें और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो जरूर लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। इससे हमें पता चल सके कि हमारे द्वारा दिया जा रहा जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी कारगर और कितनी आपके लिए साबित हो रही है। आइए देखते हैं तीसरी घटना की तरफ। बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए 12.68 करोड़ की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। योजना के तहत गरीब वर्ग के मुफ्त इलाज के लिए 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की गई है। देखिए, बिहार में शिक्षा का स्तर काफी अच्छा नहीं रहा। ये अलग बात है कि बिहार में बहुत सारे सिलेक्शन हुए, बहुत बड़े बड़े पदों पर लोग हैं, लेकिन जो बिहार की अपनी कंडीशन रही बहुत अच्छी नहीं रही। तो क्या किया जा रहा है, 12.68 करोड़ की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें गरीब वर्ग के लिए मुफ्त इलाज के लिए 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की गई है। कितनी की गई है, 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, ध्यान रखिएगा, हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की गई है। इससे मोबाइल हेल्थ क्लिनिक के संचालन और 3 वर्षों के लिए परिचालन व्यय की सुविधा प्रदान की जाएगी। इनमें से 3 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक को महिलाओं के इलाज के लिए समर्पित किया गया है।
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, ध्यान दीजिएगा, ने बिहार में भोजपुर जिले के आरा के सदर अस्पताल में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कहां पर है, तो आरा में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की स्थापना की गई है, जिसमें से 3 क्या है, महिलाओं के लिए। ध्यान रखिएगा, 3 किनके लिए रखे गए हैं, महिलाओं के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए। तो ये एक मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की गई है बिहार में, ताकि बेहतर तरीके से गरीब वर्ग का हम इलाज कर सके, ये बात ध्यान रखनी है। आइए अगले विषय पर बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। निरोगी हरियाणा योजना, ध्यान दीजिएगा, निरोगी हरियाणा योजना के पहले चरण में 24,75,380 अंत्योदय परिवारों को निःशुल्क गहन स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान की जाएगी। योजना के तहत प्रथम चरण में सभी अंत्योदय परिवारों की व्यवस्थित जांच के लिए आयु समूहों के अनुसार 6 श्रेणियों की पहचान की गई है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है कि निरोगी हरियाणा योजना क्या है। तो उसके पहले चरण में जो है अंत्योदय परिवारों को निःशुल्क जो है गहन स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान की जा रही है। तो स्वास्थ्य संबंधी योजना है, इसको दिमाग में रखना है। सारे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है और इसके अलावा टेलीग्राम पर भी चैनल है। साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर पर मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से 2 एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें सब्सक्राइब और ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें आपको पीडीएफ भी अवेलेबल होगा और ढेर सारी परीक्षा संबंधित जानकारी मिलेगी। आने वाले समय में सभी परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज आपको हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगी, जो निःशुल्क होगी, आप उसे कर सकते हैं। अध्ययन सामग्री भी आपको प्राप्त होगी, ढेर सारी चीजें होंगी। आइए देखते हैं अगले घटनाक्रम में क्या चीजें हैं। भारत ने दिसंबर के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। ये अभी देखिए भारत का जो एक ये अच्छा समय भी कह सकते हैं। दिसंबर महीने में हम लोग कहां पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता माने सिक्योरिटी काउंसिल जिसे हम कहते हैं, दुनिया का पुलिसमैन जिसे कहते हैं, दुनिया का पुलिसमैन, ये शब्द भी पूछा गया परीक्षा में, पुलिसमैन, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं, तो सुरक्षा परिषद को कहते हैं। उसकी अध्यक्षता भारत ने ग्रहण की है दिसंबर महीने के लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत 2021-22 का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा, यानी भारत जो है ये 31 दिसंबर 2022 तक जो है इसका अध्यक्ष रहेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज, भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज राष्ट्रपति की सीट पर बैठेंगी। भारत की अध्यक्षता के दौरान सुधारित बहुपक्षवाद और आतंकवाद विरोधी पर 14 और 15 दिसंबर को 2 उच्च स्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रम होंगे। संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का उद्घाटन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस के द्वारा होगा। तो 2-3 बातें आपके लिए निकल करके आई कि वहां पर हमारा प्रतिनिधि कौन है, तो उनका नाम है रुचिरा कंबोज। एक नाम याद रखिएगा। हम 31 दिसंबर तक जो है अध्यक्षता ग्रहण करने किया हुआ है भारत ने, ये बात याद रखिएगा। और वहां महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का उद्घाटन हो रहा है, और उस उद्घाटन पर कौन कौन लोग होंगे, तो एस जयशंकर जी होंगे, और कौन होगा, एंटोनियो गुटेरस होंगे। तो ये लोग वहां पर होंगे, ठीक है। तो ये 2-3 बातों को याद रखना है। ये भारत का अच्छा समय है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में भारत अध्यक्षता कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये बहुत अच्छा समय इस दृष्टिकोण से माना जा सकता है। आइए अगले घटनाक्रम पर चलते हैं। ग्रुप एम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के दक्षिण एशिया के सीईओ प्रशांत कुमार को एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पूछा जाए कि कौन, तो ये नाम है प्रशांत कुमार को।
क्या किया गया है? एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो ये इसका अध्यक्ष चुना गया है। ध्यान रखिए, ग्रुप एम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के दक्षिण एशिया के सीईओ। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि किसको अध्यक्ष चुना गया है, तो प्रशांत कुमार जी को चुना गया है। ये नाम याद रखिएगा, प्रशांत कुमार। प्यारे विद्यार्थियों, अगली महत्वपूर्ण खबर है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है। इसको बोलते हैं WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, एक रिपोर्ट जारी की है, पहली वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज, पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है। इस वार्षिक रिपोर्ट का उद्देश्य बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति के युग में वैश्विक ताजे जल के संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन का समर्थन करना है। यानी जो मांग बढ़ रही है, इसका उद्देश्य क्या है कि बढ़ती मांग, ध्यान दीजिएगा, और सीमित आपूर्ति, आपूर्ति बहुत सीमित होती जा रही है, ऐसे में क्या है, युग में वैश्विक ताजे जल के संसाधनों की निगरानी, यानी जो अच्छा पानी है, मीठा पानी है, पीने योग्य पानी है, उसकी बात, उसकी निगरानी और प्रबंधन का समर्थन करना है। तो ये रिपोर्ट इस संदर्भ में है। तो WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इस संदर्भ में ये जानकारी दी है, याद रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगली महत्वपूर्ण खबर क्या है, भारतीय मानक ब्यूरो ने अपने पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में भारतीय मानकों को लागू करने के लिए 6 इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ समझौता किया है, उस पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल शिक्षाविदों की सक्रिय भागीदारी हासिल करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ BIS के जुड़ाव को संस्थागत बनाने की दिशा में है। इस संदर्भ में मैंने पहले भी आपसे चर्चा किया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, भारतीय मानक ब्यूरो ने इस दिशा में एक कार्य किया है, ये इंपॉर्टेंट है, पहले चर्चा, पहली खबर ही आपकी थी। दूसरी महत्वपूर्ण खबर कौन सी आ रही है, पॉइंट नंबर 9, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए एक बैठक आयोजित की गई है। बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मदद से देश में बागवानी के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पहचान किए गए बागवानी क्लस्टर को विकसित करना है ताकि उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जाए। देखिए, जो उद्देश्य है वो क्या है, बागवानी क्लस्टर। हमारा देश बागवानी में उतना अच्छा नहीं है। बागवानी का मतलब है कि हम जो है फल फूल इनके उत्पादन को बढ़ावा दें, हॉर्टिकल्चर जिसे कहते हैं, हॉर्टिकल्चर, कल्चर, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी से जुड़ा हुआ, उद्यान से जुड़ा हुआ। तो भारत में इसका बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं है, कुछ क्षेत्र तो है जहां पर है, हिमाचल प्रदेश है और ये जम्मू कश्मीर में हमारी चीजें होती है। इसके अलावा कुछ हरियाणा में भी ऐसे क्षेत्र आए हैं, पंजाब में भी कहीं कहीं पर है, लेकिन हमारे साउथ में बहुत सारे क्षेत्र है, जैसे महाराष्ट्र पूरा का पूरा इस क्षेत्र में है, आंध्रा है, कर्नाटका है, यहाँ पर काफी उत्पादन फलों के हो रहे हैं। तो इसको बढ़ावा देने के लिए जो भारत की अन्य भूमियां हैं, पूरा भारत हमारा इतना बड़ा है, तो सब जगह कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, तो ये बागवानी की दिशा में कार्य करना एक बड़ा उद्देश्य है। तो केंद्रीय कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय ने इस दिशा में कार्य किया है, इसको ध्यान रखिएगा, हॉर्टिकल्चर क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, सारे विद्यार्थियों जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक पहुंच सके। आइए अगले घटनाक्रम की तरफ चर्चा करते हैं। मंथन प्लेटफॉर्म ने NSEIT का D&B व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022, थोड़ी सा इनको ध्यान रखना जरूरी होगा क्योंकि ऐसी चीजें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो ये जब आती हैं तो अजीब अचानक लगता है कि क्या हो गया ये। तो मंथन प्लेटफॉर्म ने NSEIT का
D&B व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पहल का पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार है। हालांकि ये ज्यादातर क्वेश्चन आपके बैंकिंग में मिलेंगे, ये बैंकिंग के दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप IBPS की परीक्षा दे रहे हैं, IBPS के थ्रू PO की परीक्षा दे रहे हैं या कोई अन्य परीक्षा दे रहे हैं, तो वहाँ इंटरव्यूज में भी ऐसी बातें आपसे पूछी जाती हैं और ऐसे प्रश्न आते हैं। आइए अब आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहा हूँ। आज 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको, इनका आंसर आपको देना है, फटाफट जवाब देना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी पेरियार, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। फटाफट इसका जवाब दीजिए। अगर आपने पढ़ रखा है तो निश्चित रूप से आप सही जवाब देंगे और सारी चीजें सही आएंगी। गोदावरी, पेरियार, कृष्णा, तुंगभद्रा। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है गोदावरी। गोदावरी 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 इसका सही आंसर है। देखिए, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा, और दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कावेरी को। तो इसको याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। 4 नदियां हैं जिनमें ध्यान रखिएगा, भागीरथी, गंगा, क्षिप्रा और गोदावरी। ये भागीरथी के किनारे कुंभ का आयोजन होता है, कुंभ मेला, इसका आयोजन 4 जगहों पर होता है। तो भागीरथी माने हरिद्वार में होता है, जब मैदान में आती है तो गंगा बन जाती है और ये हो जाती है प्रयागराज, यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। क्षिप्रा माने उज्जैन, ये अलग नदी है, ये तो एक ही नदी हो गई, ये दोनों अलग नदियां हैं। क्षिप्रा उज्जैन, महाकाल की नगरी, महाकाल की नगरी, यहाँ पर आयोजित। और उसका गोदावरी माने नासिक, तो यहाँ पर भी कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेले के संदर्भ में कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, उस दौरान जो अमृत कलश था, अमृत कलश, उसको लेकर के राहु भागे थे और वो उसकी कुछ बूंदें इन स्थानों पर गिरी। इन स्थानों पर गिरने से क्या हुआ, इन्हें कहने लगे पवित्र शहर, ये पवित्र शहर बन गए। और इस आधार पर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। हर 12 साल में कुंभ लगता है। तो परीक्षाओं के प्रश्न याद रखिएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जिसमें मैंने चर्चा की आपसे कि दक्षिण की गंगा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो उत्तर होगा गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन है, तो कावेरी है। और ये नदियों के संदर्भ में कि कहां कहां कुंभ लगता है, इन बातों को ध्यान रखिएगा, ये गोदावरी नदी है। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है। अमोनिया, कार्बन, जस्ता, आयरन। फटाफट बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने पढ़ रखे हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इसके उत्तर देंगे। देखिए इसका उत्तर क्या है प्यारे विद्यार्थियों, कार्बन। कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसे बोलते हैं सी से परिभाषित करते हैं। इससे बहुत सारी गैसेस बनती हैं और इनमें जितने भी कार्बनिक तत्व हैं उनमें सी का होना आवश्यक है ना। कार्बनिक और अकार्बनिक का यही विश्लेषण भी है। ये इसके अलावा क्या है, कार्बनिक है, दूसरा है अकार्बनिक। अकार्बनिक और इसमें सी का जिसमें प्रेजेंस है वो हो गया कार्बनिक, ठीक है। अब जैसे सी से क्या बनता है, CO2 बनता है, CO बनता है, CH4 बनता है, CFC बनता है ना। ये सभी जो गैसेस निकल रही हैं आप देख रहे हैं, इनमें कार्बन के तत्व की मात्रा बहुत ज्यादा है। या तो इसमें CO2 होगा, कार्बन डाई, या मीथेन होगा, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होगा,
कार्बन मोनोऑक्साइड, या इसमें CH4 होगा मीथेन, या CFC होगा यानी क्लोरो कार्बन। यानी कुछ ना कुछ इसमें होगा जिसकी वजह से ये पर्यावरण को क्या करते हैं, ये पूरे पर्यावरण में प्रदूषण का कार्य कर रहे हैं। अब ध्यान रखना है कि प्रदूषण के अलावा भी क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, बार बार मैं इसका जिक्र करता रहता हूं क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है, ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों तरफ इन गैसेस का, कौन सी गैसेस का, इन्हीं गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4, CFC, SO2, N2S, इन सबका एक पूरा का पूरा एरिया बन जाता है। एक पूरी तरह से एक चारों तरफ वायुमंडल में गैसेस हमारे फैली हुई हैं। तो सूर्य से आने वाली ऊष्मा, ध्यान दीजिएगा, सूर्य से जो ऊष्मा आती है, जो टेरेस्ट्रियल हीट हमारे पास हो जाती है, जो सूर्य से ऊर्जा आती है, वो पृथ्वी पर आसानी से आती है। लेकिन जब वो रिटर्न होने का समय आता है, जब वो लौटना चाहती है, तो इस वायुमंडल में उपलब्ध इन गैसों की वजह से वो अवशोषित रहती है, और इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान रात में भी गर्म रहता है, रात में भी गर्म रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, औसत तापमान में वृद्धि ही क्या है, यही औसत तापमान में जो वृद्धि होती है, यही ग्लोबल वार्मिंग है। और इसकी वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर के पिघलने से हमारे जो मीठे पानी के स्रोत हैं वो कम हो रहे हैं, और बहुत तेजी से समुद्र जल का स्तर ऊपर उठ रहा है। जैसे मालदीव बहुत खतरे के निशान पर चल रहा है, वो जगह ढूंढ रहा है कि हम कहीं स्थापित हो जाएं क्योंकि वो डूब जाएगा। ऐसे तमाम देश जो है वो उसकी किनारे पर चल रहे हैं, तो वो खतरा आ रहा है। रेगिस्तानों का निर्माण होगा, सूखा आएगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जो नेचुरल प्लेसेस हैं जीव जंतुओं के लिए, उनके जो रहने के स्थान हैं, प्राकृतिक आवास है, वो नष्ट हो रहे हैं, तमाम जीव जंतु एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। वो सब यही प्रभाव है। तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है इसकी है, इसको याद रखिएगा। कार्बन की बहुत बड़ी भूमिका है, इससे जुड़ने वाले क्वेश्चंस को याद रखिएगा। आइए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते को खाता धारक कोई भी ब्याज नहीं मिलता, यानी कौन सा खाते में ब्याज नहीं मिलता। सीधी सी बात यह है। तो आपके सामने आवर्ती जमा है, चालू खाता है, पेंशन है और बचत खाता है। देखिए, इन सब में कुछ ना कुछ ब्याज मिलता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे पेंशन अकाउंट हो, चाहे बचत खाता हो, जो भी चीजें हैं इन सब में, चाहे वो रिकरिंग अकाउंट हो। लेकिन जो चालू खाता होता है, जिसे कहते हैं करेंट अकाउंट, इसमें कोई ब्याज नहीं मिलता, ब्याज नहीं मिलता। इसमें क्या होता है, आप कितना भी पैसा, कितना भी धन डाल सकते हैं, डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस पर कोई रोक टोक नहीं होती, रोक टोक। अब आप कहोगे तो फिर इसका मतलब जो मन में आए डालते रहिए, निकालते रहिए। बिल्कुल आप डाल सकते हैं, निकाल सकते, लेकिन जो हमारे कानून बने हैं, जो हमारे लॉज बने हैं, अगर आप उसमें धन डालेंगे तो फिर GST भी आपका कटेगा। उसके बारे में भी आपको सोचना होगा कि इतना धन आया कहां से, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो दर्शाना होगा आपको। आप डालिए, निकालिए, कोई समस्या नहीं है, कानून के दायरे में रहने पर कोई बाधा नहीं। इसी जगह पर अगर हम सेविंग अकाउंट की बात करें, सेविंग अकाउंट में एक लिमिट होती है, हम उससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो इसको भी याद रखने की जरूरत है। तो करंट अकाउंट कौन से लोग खोलते हैं, करंट अकाउंट अक्सर कंपनियां खोलती हैं, कंपनी। इसके अलावा तमाम जो फर्म है उनके करंट अकाउंट होते हैं, सोसाइटी जो होती हैं उनके करंट अकाउंट होते हैं, सोसाइटी के। इस तरह से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस कर रहे हैं, जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो भागीदारी कर रहे हैं, उन सब जगह पर करंट अकाउंट होते हैं। तो करंट अकाउंट में आप कुछ भी डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसमें कोई ब्याज नहीं लगता है। आइए, बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु।
अरे विद्यार्थियों, ये बेलगावी शहर का दृश्य है और ये कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य, हमने आपसे कहा था कि कर्नाटक में विधान परिषद है और महाराष्ट्र में भी विधान परिषद है। याद रखिएगा, कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों विधान परिषद है। और ये है आपका बेलगावी शहर, जहाँ का दृश्य आप देख रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए, फटाक से बताइए। निम्नलिखित गैसों में किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की जैसे होती है? सड़ा हुआ अंडा, सड़ा हुआ अंडे के जैसा किसकी गंध होती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन बी डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी क्लोरीन। ये जो तीनों हैं, इनकी एक तीक्ष्ण गंध होती है, तीक्ष्ण। आप देखेंगे कहीं टॉयलेट साफ हुआ है, कहीं कुछ हुआ है, तो आपको फील होगा कि हाँ तीक्ष्ण गंध है। लेकिन जो ये है, ये इसकी गंध होती है सड़े अंडे जैसी, है ना। हालांकि चित्र के माध्यम से भी मैंने आपको दिखाया है, ये बहुत सारी चीजों को अफेक्ट भी करता है। ये हमारे जो है सिस्टम के लिए, तमाम चीजों के लिए खतरनाक साबित होता है। इसकी पॉइजनिंग इफेक्ट भी होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के। ये बातें आपको बताई जा रही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आया है, सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी सिंधु। फटाफट जवाब दीजिए। किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? सारे विद्यार्थियों, ये नदी है आपकी गंगा। गंगा को जाना जाता है पद्मा के नाम से। ध्यान दीजिएगा, ये है आपकी, अगर आप चित्र में देख रहे होंगे तो ये गंगा है। और ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये बांग्लादेश का एरिया है। देखिए ऐसे ऐसे करके ये बांग्लादेश शुरू हुआ। तो ये क्या है? यहां तक गंगा है, लेकिन जैसे ही ये गंगा अंदर प्रवेश की तो क्या बन गई? पद्मा बन गई। ये यहां पर हो गई पद्मा। गंगा के कई नाम हैं, अगर आप गौर से देखोगे तो जब हिमालय से निकलती है गंगोत्री से, इसका नाम होता है भागीरथी। मैदान में आती है, इसका नाम हो जाता है गंगा। और जब यही नदी पहुंच जाती है बांग्लादेश तो बन जाती है पद्मा। तो ये नाम याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। परीक्षा में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ये इसका ए गायब हो गया, एल्युमिनियम। ऑप्शन सी स्ट्रोंशियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। ये है डोलोमाइट। ये देखिए, ये आंसर है कैल्शियम का अयस्क है, कैल्शियम सी ए, इसका अयस्क है डोलोमाइट। ठीक है, तो रट लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा, परीक्षा में रिपीट हुआ है इसलिए मैंने आपको दिया हुआ है। क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का अंग्रेजी रूप क्या है? तो पास का जो है कम टाइटल्स ने लिख दिया, पास यही है, यानी PAAS। पास का क्या अंग्रेजी में पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए पेमेंट एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्रोटोकॉल एज अ सर्विस, परफॉर्मेंस एज अ सर्विस। फटाफट जवाब दीजिए। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये बिल्कुल याद कर लीजिए। और ये परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का क्या अर्थ है?
द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने आ गया। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ये आपको भरना है यहाँ पर, कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी मेघालय। ये है फूलों की घाटी। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है उत्तराखंड। 1982 में इसे यूनेस्को द्वारा क्या किया गया, विश्व धरोहर सूची में रखा गया। तो ये फूलों की घाटी है, ये हमने आपको बताया, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में है। और 1982 में यूनेस्को एक संस्था है जो विश्व धरोहर सूची में तमाम स्थानों को रखती है ताकि हम उनका संरक्षण कर सके, हम उन्हें बचा सके। विश्व विरासत सूची है, विश्व धरोहर सूची है, इसका भूमिका बहुत बड़ी है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1937 में चेन्नई में मुतैया चिदम्बरम चेट्टियार ने निम्नलिखित बैंकों में से किस बैंक की स्थापना की। ऑप्शन ए कैनरा, ऑप्शन बी धनलक्ष्मी बैंक, ऑप्शन सी सिंडिकेट बैंक और ऑप्शन डी इंडियन ओवरसीज बैंक। फटाफट जवाब दीजिए आप। 1937 में चेन्नई में मुतैया चिदम्बरम चेट्टियार जी ने कौन से बैंक को स्थापित किया था। अरे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक। ये भी परीक्षा में पूछा गया है, इसे याद रखिएगा। और आप हैं श्री मुदैया चिदम्बरम चेट्टियार, फाउंडर चेयरमैन इंडियन ओवरसीज बैंक। ये एक बड़े उद्योगपति रहे हैं, उद्योगपति और बैंकर, हम याद रखिएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक शब्द का उपयोग के संदर्भ में किया जाता है। ऑप्शन ए रक्त धमनियों का पता लगाना, ऑप्शन बी आंखों की दृष्टि में समस्याओं का पता लगाना, ऑप्शन सी रक्तचाप को मापना, ऑप्शन डी रक्त प्लेटलेट्स की गिनती करना। फटाफट जवाब दीजिए, तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। प्रश्न का आंसर देना बहुत जरूरी है प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए क्योंकि अगर हम आंसर ही नहीं देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या किया है। गलत सही होना एक अलग विषय है। प्लीज उसे टाइप करके फटाफट जवाब दीजिए कि क्या है। देखिए, इसका सही आंसर है रक्तचाप को मापना, ब्लड प्रेशर, बीपी इसे शॉर्ट में कहते हैं। इस बीपी को नापने के लिए जो यंत्र बना है उसका नाम है स्फिग्नो मैनोमीटर, स्टिग्नोमैनोमीटर। इसके माध्यम से रक्तचाप को नापा जाता है। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक के माध्यम से, देखिए ब्लड प्रेशर नापने का तरीका है, इससे पता चलता है कि उसका ब्लड प्रेशर कितना है, 80 120 है, क्या कंडीशन है, ये सारी चीजें मालूम चलती हैं। तो ये ध्यान रखने का है कि इससे क्या होता है, 80 120 ये नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है, इसके लिए कहा गया है कि ये यंत्र जो है नापता है, इससे इन गतिविधियों का पता चलता है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। आईटी सेवाओं के संदर्भ में बीसीपी का फुल फॉर्म क्या है। बीसीपी, आईटी सेवाएं, बिजनेस कंफर्मेशन प्लान, बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोटोकॉल, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, बिजनेस कंफर्मेशन प्रोटोकॉल। अगर आपकी जानकारी है तो जरूर बताइए।
प्यारे विद्यार्थियों, इसका फुल फॉर्म है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। रख लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, अभी जो आपके सामने वैकेंसी है वो एसएससी जीडी की है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की भी आ रही है, इसके अलावा यूपीपी आ रही है, इसके अलावा यूपीएसआई आ रही है। ये सभी वैकेंसीज आपके सामने हैं। आप देख रहे हो यूपीएसआई की भी 3000 पद शीघ्र आने की संभावना है। कुछ लोग तो बताते हैं कि जनवरी सेकेंड वीक में आ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जनवरी से फरवरी के बीच में आएगा। कभी भी आ सकता है, फरवरी में भी आ सकता है। और ये प्रपोज है आपकी फरवरी में, इसकी कोई समस्या नहीं है। ये आपकी जनवरी में मिल रही है आपको। इसके अलावा आरओ, ये आरओ की वैकेंसी आपको मिल रही है, दिसंबर तक इसकी आने की पूरी संभावना है। और जो आप भविष्य के जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे एसएससी सीजीएल है, इन सबका फाउंडेशन प्रोग्राम चल रहा है। तो ये फाउंडेशन का मतलब होता है कि अब अगली वैकेंसी की तैयारी है ना। तो ये सब जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी मैं यहाँ आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ये सभी परीक्षाओं के लिए है। इसका दृष्टिकोण खाली एसएससी जीडी नहीं है। प्रश्न देखिए, आप समझिएगा, ये सब प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। इसका मतलब है कि सभी परीक्षाओं में इसका लेवल एक जैसा ही है। तो इनको याद रख लेंगे तभी अच्छा रहेगा। तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। बाड़गांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? बाड़गांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ। फटाफट बताइए, अगर आपने पढ़ रखा है तो बताइए। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है 1779 में हुआ था। ये मराठा और अंग्रेजों के बीच हुआ था। सेना हटाने की बात हुई थी कि सेना हटाई जाएगी, और सिंधिया को जो है क्षेत्र देने की बात हुई थी। इस तरह से इन दोनों के बीच एक जो सम्मेलन हुआ, ये फोटो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मराठा और अंग्रेजों की स्थिति क्या है। देखिए कहाँ बैठे हुए हैं और कहाँ बैठे हुए हैं, और समय का परिवर्तन है कि स्थान बदल गए, सत्ता बदल गई है ना। तो चीजें याद रखिएगा कि बाड़गांव का सम्मेलन 1779 में हुआ था, और मराठा और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है, चित्र भी मैंने आपको दिखाई दिया है। गहिरमाथा अभ्यारण्य उड़ीसा में किसके लिए एकमात्र अभ्यारण्य है? जगह भरनी है। ऑप्शन ए मगरमच्छ, ऑप्शन बी कछुआ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी हिरन। फटाफट बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले विद्यार्थियों, ये कछुआ के लिए फेमस है। एक कछुआ की प्रजाति है ऑरिड रिंडले। ये ऑरिड रिंडले कछुए की प्रजाति के लिए फेमस है वहां पर, और ये प्रजाति बहुत बड़ी मात्रा में वहां पाई जाती है। गहिरमाथा अभ्यारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा में है। किसके लिए फेमस है? कछुए के लिए है। कछुए की कौन सी प्रजाति? ऑरिड रिंडले। तो याद रखिएगा। देखिए चित्र के माध्यम से मैंने आपको दिखाया भी है, ये सब देखिए कछुए है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिसने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी जा रही सूचनाएं, जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। प्यारे विद्यार्थियों, अभी मिशन इंस्टीट्यूट में यूपीएसआई का एक बैच प्रारंभ हुआ है मॉर्निंग में 8 बजे से। यूपीपी के लिए शाम को प्रारंभ हुआ है। एसएससी का 9 बजे से प्रारंभ हुआ है। ऐसे बैचेज यहाँ पर प्रारंभ हुए हैं। तो जो बच्चे इलाहाबाद में हैं या प्रयागराज में रहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, वो संस्था में ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और निःशुल्क क्लासेस अभी चल रही है। आसपास डे था, अभी 2 दिन का और ट्रायल बाकी हुआ है, उससे कलेक्ट उसमें आके जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। आइए, यहाँ बात कर रहा था अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पंजाब। फटाफट जवाब दीजिए, आपने पढ़ रखा है तो जवाब दीजिए।
प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। ये चित्र है वहां का, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का चित्र है ये वहां का चित्र है जिसके माध्यम से मैंने दिखाया है, यही वो प्रोजेक्ट है। तो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। किस जिले में है? तो चंबा जिले में है, चंबा। ठीक है। यहीं पर एक और बात भी याद रखिएगा, बगलीहार, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, बगलीहार प्रोजेक्ट किस नदी पर है? चिनाव नदी पर है। ठीक है, याद रखिए, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी याद रखिए, यहाँ रखिए, ये रखिए। 4 पॉइंट है, आपको चारों याद रखने हैं। वैश्विक स्तर पर 2019 में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 12 जून, ऑप्शन बी 28 मई, ऑप्शन सी 10 मार्च, ऑप्शन डी 12 अप्रैल। फटाफट जवाब दीजिए, कब मनाया गया और कब मनाया जाता है ये दिवस? शुरुआत हुई है और कब से कब मनाया जाता है, ध्यान रखिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है 28 मई। देखिए, जो मासिक धर्म है, मासिक धर्म, ये महिलाओं में, लड़कियों में एक सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया। ये जीवन के लिए आवश्यक प्रक्रिया है, संतति के निर्माण के लिए, संतति के निर्माण के लिए, निर्माण के लिए आवश्यक है। तो ये महिलाओं में, लड़कियों में इस प्रक्रिया का प्रारंभ होता है और इस दौरान उनके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है। ये कब होता है? 28वें दिन होता है, 28वें दिन। तो 28वें दिन से 28 मई याद रखना, ठीक है। 28वें दिन होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। इस संदर्भ में कई फिल्में भी आई हैं जो जागरूकता के दृष्टिकोण से रही हैं, ऐसी फिल्में समाज में। देखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे उसमें कहा गया है कि रोज नहाएं, शरीर को साफ रखें, स्वच्छ साधन, सैनिटरी नैपकिन और पैड और कपड़े का इस्तेमाल करें, 4 से 6 घंटे में नए सैनिटरी नैपकिन पैड का इस्तेमाल करें, गंदे सैनिटरी नैपकिन पैड को कागज में लपेट कर फेंके, इसके बाद साबुन से हाथ धोएं। ये सब बेसिक सी चीजें हैं, इन्हें हम लोग नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं, जागरूकता के दृष्टिकोण से देखें तो ज्यादा सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो ये सभी एक लड़की के लिए उसके जीवन में होने वाली सामान्य घटनाक्रम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भारत सरकार, ये जागरूकता अभियान है ताकि सभी लोग इस बात को समझें, गंदे कपड़े का इस्तेमाल ना करें। गंदा कपड़ा, गंदा कपड़ा, गंदे कपड़े में क्या होते हैं? उसमें ऑलरेडी तमाम बैक्टीरिया होते हैं, उसमें तमाम चीजें गलत हो सकती हैं। हो सकता है कोई रोग के ही कुछ चीजें हो, तो वो उसके शरीर में सीधे जाएगा और उसको नुकसान कर सकता है। तो ये महिला स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए, महिला जीवन को ध्यान रखते हुए ये बहुत आवश्यक है। इसी को लेकर के 28 मई को एक जागरूकता के दृष्टिकोण से मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है। ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 269। देखिए, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 352। प्यारे विद्यार्थियों, जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है, क्या लगता है कि युद्ध की आशंका, वाह्य आक्रमण की आशंका या सशस्त्र विद्रोह, ये अगर कोई भी कंडीशन उत्पन्न हो रही है, उसे ऐसी आशंका है,
या उसे ऐसा प्रतीत होता है तो 1 माह के लिए फॉर 1 मंथ वो ऐसी उद्घोषणा कर सकता है उस क्षेत्र में। ये एक भारत के किसी भाग में हो सकता है या संपूर्ण भारत में भी किया जा सकता है। फिर संसद द्वारा इसे 6-6 माह करके आगे बढ़ाया जा सकता है, वो एक अलग प्रक्रिया है। 26 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषित किया। 75 से 77 तक लागू रहा। देश में 3 बार रहा, पहले भारत चीन युद्ध के समय, फिर पाकिस्तान युद्ध के समय लगा रहा, और फिर जो है 26 जून 1975 से 21 मार्च 1969 तक रहा। 21 महीने भारत में आपातकाल लागू रहा। जेलों में ठूसे गए लोग, जबरन हुई नसबंदी, ये घटनाएं हुई थी और उस दौरान बहुत ज्यादा ये नेगेटिविटी फैली थी। और इन्होंने जो आधार बनाया था वो सशस्त्र विद्रोह तो 44वें संविधान संशोधन से आया है, सीसीए 1978 से आया है, लेकिन इस जगह पर था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, इस आधार पर, इसको आधार बना करके इंदिरा गांधी जी ने ऐसा किया था। ये एक बहुत नकारात्मक कदम था और इसका प्रभाव बहुत दूरगामी रहा। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 352 मैंने आपको बताया है, हालांकि इस संदर्भ में पहले भी चर्चा हुई है हमारी और हम लोगों ने इस बात को देखा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जो फंक्शनल प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर 8 FB3 की कमी के कारण होता है और जो वंशानुगत हो सकता है या सहज उत्तराधिकार से उत्पन्न हो सकता है। ऑप्शन ए हीमोफीलिया ए, ऑप्शन बी ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी मल्टीपल माइलोमा, ऑप्शन डी वीनस थ्रोम्बोसिस। फटाफट जवाब दीजिए, आपने पढ़ रखा है तो फटाफट जवाब दीजिए, और नहीं आता है तभी जवाब दीजिए, कुछ तो आपको लग ही रहा होगा। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए में क्या होता है कि रक्तस्राव नहीं रुकता है। अगर ब्लीडिंग प्रारंभ हो गई है तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी और उसकी वजह से काफी दिक्कतें होती हैं। तो ये ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यानी रक्त बहता रहता है, बहता रहता है। अब इसकी वजह से क्या है, देखिए नोज ब्लीड, नाक से खून निकलता रहता है, ब्लीडिंग गम्स, माउथ, मसूड़ों से खून निकलता रहता है, सूजन रहती है ना, रेसेस रहते हैं, कफ कफ की प्रॉब्लम होती है, वॉमिटिंग, ब्लड की वॉमिटिंग होती है, खून निकलता रहता है, ब्लड इन स्टूल और यूरिन, लैट्रिन में भी ब्लड आने लग जाता है, और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और जब मासिक धर्म का समय रहता है उस समय भी बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होती है। तो ये हीमोफीलिया में जो कहा जाता है कि पुरुष संवाहक है, यानी जो रोग जाता है इसका आधार कौन है, पुरुष है, पुरुष के माध्यम से ही अगले व्यक्ति में जाता है। तो उसको याद रखिएगा, हीमोफीलिया ए, जिसमें रक्त बहता रहता है और इस तरह की समस्याएं आती हैं। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 मई, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 2 जनवरी, ऑप्शन डी 28 फरवरी। सारे विद्यार्थियों, ये 28 तारीख को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इस समय रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट की वजह से ये दिवस मनाया जाने लगा, क्योंकि इसी दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी हमारे पूर्व वैज्ञानिक CV रमन जी ने। तो इसी रमन इफेक्ट की याद को ध्यान में रखते हुए ये हम लोग मनाते हैं। CV रमन जी कौन है? इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न 1954 में दिया गया था। तो 3 लोगों को दिया गया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और CV रमन जी। इन 3 लोगों को दिया गया था 1954 का भारत रत्न पुरस्कार।
तो ये है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए सिलवासा, ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन सी दमन, ऑप्शन डी कवरत्ती। ये तो बिल्कुल शुद्ध रूप से जीके का प्रश्न है और आपको पता भी होगा सिलवासा। ये सिलवासा का चित्र भी मैंने आपके सामने रखा हुआ है। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ध्यान रखिएगा, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। एक कॉमन क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा है। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था? वर्तमान भोपाल शहर के शासक ने बनाया था, ये ध्यान देना है। क्वेश्चन ये है आपके सामने। ऑप्शन ए विजय सेन, ऑप्शन बी मिहिर भोज, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी महेंद्र भोज। कौन सा प्रतिहार शासक था जिसने भोपाल नगर को बसाया, भोपाल नगर को बनाया? प्यारे विद्यार्थियों, ये हैं मिहिर भोज। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का एक बहुत प्रतापी राजा था। प्रतिहार जिन्हें वर्तमान में परिहार, उसका बदला हुआ रूप है, हो गया। प्रतिहारों का बदला रूप परिहार। प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा मिहिर भोज। इसने आदि वाराह और प्रभास जैसी उपाधियों को धारण किया। इसने भोजपाल नगर की स्थापना की, जो बाद में बन गया क्या? भोपाल। भोपाल के बारे में कहा जाता है तालों में ताल, भोपाल ताल। तो ये सबसे बड़ा ताल भी यहाँ पर है भोपाल में, और ये आपका उत्तर हुआ। तो याद रखिएगा कि मिहिर भोज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22। चैल हिल स्टेशन स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चैल हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, देखिए सीन भी हमने आपको दिखाया है। ये चैल हिल स्टेशन का सीन है। ऊंची ऊंची पहाड़ियां है, सुंदर दृश्य है। ये अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। मतलब जो एक सौंदर्य होता है जिसे ईश्वर ने ही बना के भेजा है, ऐसा सौंदर्य है, ऐसी छटा है, ऐसा वातावरण है। तो चैल हिल स्टेशन है जहां पर तमाम पर्यटक जाते हैं। याद रखिए, तो ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है। जापान की मुद्रा क्या है? डॉलर, येन, रिनमिनवी, यूरो। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा प्यारे विद्यार्थियों है येन। ये है आपकी येन। येन है आपकी, ठीक है। जापान जो है, इसकी राजधानी है टोक्यो, और ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान में एक शहर है क्योटो, छोटा शहर है, जिसमें 1997 में ग्लोबल वार्मिंग
सम्मेलन हुआ था। क्योटो की तर्ज पर वाराणसी को हेरिटेज सिटी के रूप में बसाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो पूछा जाता है वाराणसी और क्योटो का क्या संबंध है, तो हेरिटेज सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। क्योटो एक छोटा शहर है, साफ सुथरा शहर है, और 1997 में यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था जो कि ग्लोबल वार्मिंग में था, और इसी सम्मेलन में हमने आपसे कहा था अनुसूची 1 और अनुसूची 2 जारी की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, इसको इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसे तैयार कर लीजिएगा। ये हमने आपको आंसर ही दिखा दिया। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर से लिया गया? मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना, समवर्ती सूची। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है पंचवर्षीय योजना। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब गए थे यूएसएसआर, तो वहां वो दो बातों से प्रभावित थे। एक तो 5 ईयर प्लान से, यानी पंचवर्षीय योजना से, और दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज से। इन दो बातों से प्रभावित थे, तो अपने जीवन काल में इस व्यवस्था को तो उन्होंने लागू करा दिया। ये व्यवस्था समय के साथ लागू हुई, और ये था आपका 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जिसमें पार्ट 4A जोड़ा गया, आर्टिकल 51A जोड़ा गया, और सभी को 10 मूल कर्तव्य दिए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज। वर्तमान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 के 11वां मूल कर्तव्य जुड़ गया है, इसलिए अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 11। तो याद रखिएगा, ये आपका 24 नंबर का क्वेश्चन था। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और सारी चीजों को हम एक दूसरे के आदान प्रदान में जुड़ने की सहायक होंगी। मिशन इंस्टीट्यूट का एक चैनल है टेलीग्राम पर, उसे भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैटर वहीं पर हम लोग भेजते हैं, वहां से आप करेक्ट कर सकते हो सारी चीजें। ये सब निःशुल्क सेवा चल रही है, और मैं चाहता हूं कि मेरे माध्यम से विद्यार्थियों के हित में कुछ बेहतर हो सके, तो जरूर इसमें जुड़ने का प्रयास करिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए प्रयोग की जाती है? अचेतन, एनेस्थीसिया जैसे होता है। ऑप्शन ए जीनॉन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी नियॉन, ऑप्शन डी हीलियम। मेरे विद्यार्थियों, इसका आंसर है जीनॉन। देखिए, ये हमने आपको पीरियोडिक टेबल ही दे दिया है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये सभी गैसेस जो हैं नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेनॉन, ये सभी जो है नोबल गैसेस हैं। तो इसमें से जो हमारी जीनॉन है, उसे क्या कहा गया है? ये अचेतन करने के काम में आती है, एनेस्थीसिया के काम में आती है, तो याद रखने की जरूरत है। सारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मेरा प्रयास है कि मैं आपकी सफलता में भागीदार हो सकूं, किसी भी स्तर पर कुछ ऐसा कर सकूं जिससे आपकी परीक्षाओं में आपको मदद मिले। वो सभी आवश्यक चीजें जो ज्ञानवर्धक हैं, परीक्षा में रिपीट होती हैं, या जहां से हमसे गलतियां होती हैं, उन्हें आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आप बेहतर से बेहतर परिणाम ला सकें। सतत प्रयास करना, एक सिस्टमेटिक प्रयास करना, रेगुलर प्रयास करना, ये बहुत आवश्यक चीजें हैं। जीवन में बहुत सारी बातें हैं, जैसे मिशन इंस्टीट्यूट 2011 से चालू हुआ, इसकी कक्षाएं 2011 से प्रारंभ हुई, और मैं एक बरगद के वृक्ष की तरह, बरगद का वृक्ष, इसकी तरह खड़ा हूं और इसकी शाखाओं का निर्माण कर रहा हूं। बरगद का वृक्ष निरंतर बढ़ता जाता है। कभी बरगद के जंगलों को देखेंगे आप,
एक मेन पौधा होता है, उससे तमाम पौधे की शाखाएं बढ़ती जाती हैं और पूरा जंगल ही एक बरगद से भरता चला जाता है। तो मैं बरगद की तरह खड़ा हूं आपके जीवन में छाया करने के लिए, आपके जीवन में सफलताओं को लाने के लिए। अगर मेरी कोई शाखा खराब होगी तो हम उसे अलग कर देंगे, लेकिन आपके जीवन में खुशियां लाएंगे। ऐसा प्रॉमिस है आपके साथ में। बहुत अच्छा जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ, चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मेरी बातें समझ में आती हैं तो लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए। अपना बहुत ख्याल रखिए, जीवन पथ पर आगे बढ़िए। माँ भगवती, माँ कामाख्या, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, ये सभी दैवी शक्तियाँ आपको सद्बुद्धि प्रदान करें, सफल हों। जय हिंद।